अच्छा जी, लेक्चर नंबर जी, कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गायब हो गया है खुद। पेज 382। The following information pertains to Neptune Limited, which is engaged in the manufacturing of batteries and chemicals. Discuss giving reasons how each of the above should be dealt with in the financial statements of NL for the year ended 30 जून 2015 and 30 जून 2016 in accordance with the requirements of Khalu-GK standard. Assume that annual financial statements are authorized for issue 3 months after the year end. तो ये आईकेप की हिस्ट्री का वाहिद सवाल है जिसमें उसने डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताई है कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथोराइज कर दिया है। नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्टर्स ने ही किया होगा, क्योंकि वही डेट IAS 10 के लिए रेलेवेंट होती है। तो साल खत्म होने के 3 महीने के बाद डायरेक्टर्स ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथोराइज कर दिया है फॉर इशू। जी, हमारा ईयर एंड बताएं। 2 साल हैं, 30 जून। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं करना है इस क्लास में, बस आपने ही पढ़ना है, फिर सोचना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है। 30 जून 16 ऑथोराइजेशन, 30/9/15 और ऑथोराइजेशन 16। यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जो 3 महीने से बाहर हुआ तो उस पे हम IAS 10 नहीं लगाएंगे। चले माय डियर, इतना सा पढ़ के सोच लें क्या करना है। अच्छा, इट्स ऑल कि आप कितना रिलैक्स होके पढ़ते हैं। अगर हवा समझ के पढ़ेंगे तो चलें जी, बस खत्म। अब मैं पढ़ देता हूँ। हमारा साल ख़त्म होने के 1 महीने बाद जुलाई 15 यहाँ पे ना, तो वो IAS 10 थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं है। इन जुलाई 2015 हमारे पे किसी कस्टमर ने केस कर दिया, उसने 20 लाख रुपया मांगा है क्योंकि हमने 2000 डिफेक्टिव बैटरीज उसे हमारे साल बेची थी। तो बस इट इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट एज रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट। तो ये तो IAS 10 की बात थी, आगे चलें। साल के बाद की डेट आ जाए तो IAS 10 भी हल्का सा टेस्ट करके आने, लगा के आने। द लीगल एडवाइज़र एट दैट टाइम, उस वक्त उसने अंदाज़ा लगाया है कि हाई चांस है कि केस कस्टमर ही की फेवर में डिसाइड होगा। यानी हाई चांस है कि हम हार, बस बात खत्म होगी। जब हाई चांस है हम हार जाएंगे तो बता दें इसका नाम क्या रखें, प्रोबेबल, और इसकी क्या बनाएं, प्रोविजन। कितने लोगों ने यही सोचा था? बस एक ये सोचने के ये एडजस्टिंग इवेंट है और ये सोचने के ये प्रोविजन है। अब बोलें फाइलिंग ऑफ कोर्ट केस आफ्टर ईयर एंड relates to circumstances that existed at balance sheet date.
देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इसलिए ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन in result of a past event, which in this case is supply of defective batteries in January. Therefore, a provision should be made for best estimate, that is rupees 2 million. Because as per lawyer it is probable, so a provision should be recognized in the financial statements for the year ended 30 जून 2015। तो जब ये सारा लिख के आ रहे होना है तो ऊपर हेडिंग दे देने 30 जून 15 की। अब 30 जून 16 की हेडिंग दे के लिख के आना है। इन मार्च 16 यहां पे इन मार्च 16, आगे आप पढ़ लें खुद ही, मैंने आपको बता दिया, मैंने तो कुछ नहीं कराना। आज आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिएगा। जब जब बंदा वो स्विमिंग करना सीखता है ना, तो एक पॉइंट आता है कि उसके बाद उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो ये मज़ा आपको इंशाल्लाह आधे पौने घंटे बाद आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल डीप डाउन जा चुके होंगे हम। यू विल कीप इंजॉइंग। ड्राइविंग करते करते एक मज़ा आता है कि पहले बंदा स्टीयरिंग किधर है, रेस किधर, नीचे देख रहा होता है, ऊपर देख रहा होता है, फिर उसने एक हाथ के अंदर सिगरेट, अस्तगफिरुल्लाह, एक हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा होता है, स्टीयरिंग पकड़ा नहीं होता, स्टीयरिंग को घुटने से घुमा रहा होता है। मैंने देखे लोग नीचे वाले स्टीयरिंग को घुटने से घुमा रहे होते हैं, और चिकी इस्लामाबाद पहुँचे हैं। You start enjoying the things, so please start enjoying। 10-15 मिनट बाद इंशाल्लाह रनिंग में आ जाएंगे आप। ओके, बस हाथ खड़ा करके बता दे क्या करना है। अच्छा, जब मैं बाद में हाथ खड़ा करवाने की यही सोचा था, तब 80% ने हाथ खड़े किया होना है। बड़ी जी बोंगी बात है ये। वैसे बाद में पूछूंगा कितने लोगों ने सोच लिया था वो 80% हाथ खड़ा करेंगे, हमने यही सोचा था। आप बोल नहीं रहे जी, बोलें। एक्सेलेंट, एंट्री पास करेंगे। लेकिन अमाउंट तो नहीं अब उसने बताई हुई, तो क्या करें, इसकी एंट्री पास करेंगे। वो क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं, मैंने अभी खुद नहीं पढ़ा, अभी मैंने रिलाई किया जो उन्होंने कहा वही सही होगा। इन मार्च 16 एन इंडिपेंडेंट टीम सबमिटेड अ रिपोर्ट टू कोर्ट। ना नेपच्यून ना कस्टमर, बल्कि कोई तीसरे बंदे ने आके कोर्ट को रिपोर्ट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 80% ऑफ द बैटरीज वर नॉट फॉल्टी। ये लेट क्यों क्लास में आना होता है, ये क्या फ़ायदा। 80% ऑफ बैटरीज वर नॉट फॉल्टी, 80% बैटरीज फॉल्टी नहीं थी, एंड देयर वर माइनर डिफेक्ट्स इन रिमेनिंग। फिर इसका मतलब है कि हमने तो गड़बड़ की है फिर, एंड देयर वर माइनर, चाहे माइनर डिफेक्ट्स हैं, देयर वर माइनर डिफेक्ट्स हैं, फिर हमने तो गड़बड़ की है। एज अ रिजल्ट द कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड अ व्यू डेट। इसकी वजह से कंपनी लॉयर ने व्यू बनाया। कब बनाया होगा? मार्च में। That is, it is highly, जरा अन को गायब करके पढ़े। अनलाइकली कभी आ जाए ना तो अन को जरा गायब करके पढ़ा करें तो फिर जरा आसान होता है। इट इज, ऐसा करेंगे ना, इसका उर्दू तर्जमा बनाएंगे, फिर उसमें नहीं का लफ्ज खुद डाल देंगे बाद में, ठीक है। लॉयर का कहना है, अभी ये मैं उल्टी बात पढ़ूंगा क्योंकि मैंने अन मिटा दिया तो बात बिल्कुल उल्टी पड़ी जानी है। अब लॉयर का कहना है कि कोर्ट कंपनसेशन दे देगा, इसका बहुत ज्यादा चांस है, हाईली लाइकली। कोर्ट कंपनसेशन दे देगा इसका बहुत, लेकिन ये तो है ही नहीं। अब इस फिक्रे में नहीं लगाएं। लॉयर का ख्याल है कि कोर्ट कंपनसेशन दे देगा, इसका कोई खास चांस, क्योंकि लॉयर को लग रहा है माइनर डिफेक्ट हैं, शायद हम ऐसे ही निकल जाएं। माइनर को कुछ हल्का फुल्का हुआ, अगले को खराशियां आई हो तो ठीक है, आप पुलिस वाला कहते हैं जा यार ये कोई नहीं है। तो लॉयर का ये ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर इतनी सी लाइन लिखी होती ना तो फिर मैं कहता कि पिछले साल वाली प्रोविजन रिवर्स करें। यार आप लोगों ने एंट्री की हुई है पिछले साल, पता नहीं मुझे क्यों ऐसे देखते हैं। पिछले साल वाली प्रोविजन रिवर्स करें और इस साल कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करें। हाईली अनलाइकली के कोर्ट उसे पैसे देगा। हाईली अनलाइकली के कोर्ट उसे पैसे देगा का मतलब है कि लो चांस है कि कोर्ट उसे पैसे देगा। तो फिर मैं कहता प्रोविजन को रिवर्स करें और कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेकिन उसने थोड़ा सा आगे जाके आपसे कहा रुको IS 10 लगा दो।
5 जुलाई को कोर्ट का फैसला आ गया है। मेरे ख्याल से अगर कोर्ट का फैसला आ जाए तो अब लॉयर का ओपिनियन इसके ऊपर कमेंट भी ना कीजिएगा ना। देखिए ना ऐसे मुझे क्या क्या करते हैं, वो मुस्कुरा के देखते हैं या हाँ ना कर दें। क्या मैं सादा सी बात आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोर्ट का फैसला आ जाए तो क्या करें? नहीं नहीं, कोर्ट का फैसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने से पहले आ गया है। देखिए माय डियर, कि मार्च में लॉयर ने एक ओपिनियन बनाई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने से पहले कोर्ट का फैसला आ गया। अब लॉयर की ओपिनियन की बेस पे कमेंट्स दें या कोर्ट के फैसले की बेस पे कमेंट्स दें? हाँ, अगर कोर्ट का फैसला इधर आता तो फिर और बात ही, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। अल्लाह का शुक्र है कोर्ट का फैसला 30/9 से पहले आ गया, तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। अब हम ये यूजर को बताएं कि मार्च में लॉयर ने ये सोचा था, बाद में जज साहब ने ये कहा, ये बताएं या बस ये बता दें जज साहब ने क्या कहा? ठीक है, साहब लगा दिए करें साथ। अच्छा, जिस चीज का दोस्त नहीं आया वो जरा खड़े हो जाए। 1 सेकंड लगाएं, 1 सेकंड लगाएं, जल्दी 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 जल्दी। जिस चीज के दोस्त नहीं आए हुए खड़े हो जाएं। कॉल लगाएं, कॉल लगाएं, कॉल लगाएं, जल्दी 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 जल्दी। कहां पे? सरमेर? अच्छा, अब माय डियर, कोर्ट डिसाइडेड द सूट। कोर्ट ने सूट डिसाइड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्ट डिसाइडेड द सूट एंड ऑर्डर्ड एनएल टू रिप्लेस द 20% बैटरीज। अब जाहिर बात है रिप्लेसमेंट की प्रोविजन बनानी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट पे खर्चा आना है, तो रिप्लेस करके देने, मुफ्त तो नहीं रिप्लेस करके देनी पड़ेंगी, उस पर खर्चा आएगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अब आपको खर्च करनी पड़ेगी। अब मुझे बताएं, लॉयर कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं, कोर्ट अवॉर्ड करेगा कंपनसेशन। कोर्ट ने कहा मैंने कर दी। लॉयर तेरी ऐसी की तैसी, लॉयर तो फारग हो गया ना। अब तो कोर्ट ने कह दिया। तो अभी स्टूडेंट ने सही बोला था कि इसकी एंट्री करेंगे। अब इस तरह शायद कमेंट दे आइएगा कि इस वाली एंट्री को आप इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि नई अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लग जाए एंट्री में, क्योंकि नई अमाउंट उसने मुझे बताई नहीं। अगर टोटल बैटरीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट देता तो मैं उसको 20% से मल्टीप्लाई कर देता, और अगर बैटरीज के नंबर दे देता कितनी खराब हुई हैं और एक बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट देता तो भी मैं मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन अभी उस सवाल के अंदर उसने हमें ये नहीं लिखा हुआ सवाल में कि रिलायबल एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड, ये ना समझिएगा। बस उसने हमें कैलकुलेशन करने के लिए फिगर नहीं दी, कोई मसला नहीं। बस आप बता दें कि स्टिल देयर विल बी अ प्रोविजन विच विल अपीयर इन बुक्स, बट नाउ नॉट एट 2 मिलियन। 2 मिलियन पे तो नजर आ रही है ना पिछले साल, बट नॉट एट 2 मिलियन, बट एट रिवाइज्ड अमाउंट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ 20% बैटरीज। तो आप अमाउंट्स को रिवाइज करके बैलेंस शीट के अंदर शो कर दें। और छोटी सी लाइन और डालाइएगा कि कोर्ट डिसीजन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट्स रिलेट्स टू अ मसला डेट एग्जिस्टेड एट। तो ये देखें ना, 15 के लिए ये सवाल था और 16 के लिए ये था। और अगर हाइलाइटर मेरा अभी चल नहीं रहा, इस वजह से मैंने 15 में IS 10 लगाया, और इस वजह से मैंने सॉरी इस वजह से मैंने 16 में IS 10 लगाया। साल के बाद की अगर डेट आ जाए तो थोड़ा सा जवाब देते हुए IS 10 को भी कंसिडर कर लिया करें। जी वो हजरात अब हाथ खड़ा करें जिन्होंने यही जवाब सोचा था जो भी मैंने बताया है। नहीं सोचा था? चलें फिर बताएं ना क्या सोचा था, ये तो मेरे लिए अलार्मिंग है। फिर क्या सोचा था आप लोगों ने? लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी थी, एक्सेलेंट, ठीक है, गलती हो गई, आइंदा एड्रेस कर लेना। और कोई बोले ये वाला क्या क्या फिर सोचा था आप लोगों ने? जज वाली लाइन नहीं पढ़ी थी जी। और कोई? कितने लोगों ने लॉयर की लाइन पढ़ के ये सोच लिया था कि अब ये प्रोविजन नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है? एक्सीलेंट, ये तो सोचना चाहिए था। अगर ये नहीं सोचा, यानी पढ़ते पढ़ते जहां तक आप पहुंचे थे वो तो सोचना चाहिए था ना आपको। फिर अगली 2 लाइनें अगर आपने नहीं पढ़ी तो वो कोई मसला नहीं, अब पढ़ के आप कंक्लूजन की तरफ पहुंच गए। जी
कौन सा सवाल है? NL should से छोड़ें, NL should record the provision of damages claimed by customer because at balance sheet date there is a present obligation as part of past event and a lawyer estimated outflow will be required, so provision should be made for 2 million. लेकिन 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है? ओहो आई कि आपने यहाँ लिखा नहीं एडजस्टिंग इवेंट है, इसको लिखना चाहिए था. द सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस इन जुलाई वॉज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016. सेटलमेंट तो जुलाई में हुई है ना, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि मसला पहले से चल रहा है. द प्रोविजन क्रिएटेड इन 2015 इज टू बी रिवर्स. पूरा 2 मिलियन रिवर्स कर दें एंड कंपनी शुड रिवाइज द प्रोविजन कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरीज. बस आगे छोड़ें, आगे बेशक पढ़ने की जरूरत नहीं. डन. चलें अगला पढ़े यहां तक और बताएं 2015 में क्या करना है. अच्छा, इस केस में हमने रीइंबर्समेंट क्यों नहीं डिस्कस की? 2 पार्टीज है ना, जब 2 पार्टीज हो तो कहां से की रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट कब डिस्कस किया करनी है? नहीं, इस तरह भी रट्टा ना मारें. जब 3 पार्टीज हो, जब हमने किसी को पैसे देने हो और बाद में किसी से लेने हो, तब रीइंबर्समेंट लिख के आएंगे. ये डायग्राम जहन में रखिएगा, इधर देखें, ये डायग्राम जहन में रखिएगा. चलिए ये डायग्राम मैं खोल रहा हूं, अब आप डेट्स देखते हैं इधर से. जी हाथ खड़ा करें, जी बताएं. ठीक है जी, एक स्टूडेंट का जवाब आ गया है, बाकी लोग जरा थोड़ा सा सोच लें. जी एक स्टूडेंट ने कहा है कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे. आप लोगों की कोई राय है तो बता दें. यही है, चलें ठीक है, फिर प्रॉब्ली यही होगा. पढ़ते हैं. हमारे साल के पहले दिन, मतलब पहले महीने, जुलाई 14, यहां पे इन जुलाई 14 NL entered into a 2-year contract with a supplier of raw material with effect from यकम नवंबर 2014. supplier stopped the supply of raw material. हमने कहा ये रॉ मटेरियल भेजो, तुम रॉ मटेरियल भेजोगे तो हमने मिल्क शेक के जग बना के बेचने हैं. वो जग के अंदर जो घुमाने वाला होता है, क्या कहते हैं उसे, गरारी, जो गरारी नाम रख दें. जग के अंदर जो घुमाने वाली गरारी होती है वो तुम भेज नहीं रहे, बाकी चीज़ें तो मेरे पास पड़ी हुई हैं. तो वो जग का चार्ट डालने लोगों ने, उसमें पानी डाल के रूह अफ़ज़ा बनाने उन्हें. विद इफेक्ट फ्रॉम यकम नवंबर 2014 द सप्लायर स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. अब हम जग कैसे बनाएं? एंड डिमांडेड अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 30%. और कहते हैं कि प्राइस इंक्रीज कर दो 30% से, यानी अब मैं आपको महंगा बेचूंगा. हमारी सप्लाई बंद हो गई तो NL वाज अनएबल टू मीट इट्स सेल ऑर्डर. इसका मतलब है हमने पहले से कोई सेल ऑर्डर भी पकड़े हुए थे. अब जो सेल ऑर्डर थे वो हमारे बंद हो गए कि लोगों ने कहा यार आप लोगों ने हमें वादा किया था कि जग इस तारीख को बेचना है, आपने कहा ये जग है गरारी के बगैर वाला ले जाओ, इसका चार्ट डालेंगे घर जाके. NL फाइल्ड अ सूट. भाई बिल्कुल ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट किसी हद तक बन सकता था, लेकिन डेटा नहीं दिया हुआ ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बनने का. जहन में किसी के शायद आ रहा हो, पहली 2-3 लाइनें पढ़े कि ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है, लेकिन अब डेटा ही नहीं दिया हुआ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का, कोई फ्यूचर इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं दिए हुए. नॉर्मल सवाल है ये तो. NL फाइल्ड अ सूट ऑफ 40 मिलियन फ्रॉम द सप्लायर. हमने मुंह खोल के 15 जून को कितना मांग लिया? 40 मिलियन. और मसला हमारे साल में है, यकम नवंबर से उसने सप्लाई बंद की हुई है. यकम नवंबर से हम उससे कह रहे हैं यार खुदा के लिए चीजें बेच दो, इसी दिन डिफॉल्ट हो गया हुआ है. 29 जून 15 लॉयर का ख्याल है डेट NL वुड बी अवॉर्डेड डैमेजेस अप टू 60% ऑफ इट्स क्लेम. लॉयर का ये ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ये केस हारने जीतने वाला 60% नहीं है, 60% ऑफ इट्स क्लेम. क्लेम का 60% मिलेगा तुम्हें. ये रिलायबल एस्टीमेट वाला है. 40 इंटू, मेरा सवाल ये है कि ये वर्चुअली सर्टन है या प्रोबेबल है? ये लाइन, लॉयर एंटिसिपेटेड दैट वी वुड बी अवॉर्डेड डैमेजेस. हमें ये जुर्माना
3 फाइलें खोल लेते हैं एक वक्त में। हमें ये जुर्माना जो हमने अगले से मांगा है मिल जाएगा, वुड बी अवॉर्डेड। जरा देखें, इज इट वर्चुअली सर्टन और हाई चांस? वुड बी अवॉर्डेड लिखा है ना, अगर मे बी अवॉर्डेड लिखा होता तो फिर मैं क्या कहता, लो चांस। ये क्या लिखा हुआ है, वुड बी अवॉर्डेड, मुझे दे दिए जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है केस जेन्युइन है हमारा, अगले ने तो सप्लाई रोक ली हमारी सारी। तो आप बता दें लिख के कैसे आना है। चलो 4 फाइलें खोल लेते हैं। चौथी फाइल खोलते हैं, हाउ टू राइट डाउन। एक पे क्वेश्चन खोला हुआ है इन्होंने, एक पे सॉल्यूशन खोला हुआ है इन्होंने, एक पे डायग्राम खोली हुई है इन्होंने, एक के ऊपर जाके हाउ टू राइट डाउन खोलने लगे हैं। दिमाग है, दही है। अच्छा जी, हाउ टू राइट डाउन। भाई इसमें ना ये वाला लिख के आएंगे, पेज 349 वाला, रिकवरी ऑफ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹24 million is probable to be received because as per lawyer we would be awarded these damages. So इसलिए मैंने इसको probable समझा है। Therefore a contingent asset would be disclosed giving brief nature of event and estimate of, बस ये लिख के आना है। बाकी IAS 10 तो नहीं लगाना क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक डेट भी साल के बाद नहीं आ रही, तो IAS 10 लिख के आने की जरूरत नहीं है। As inflow is probable and not virtually certain as confirmed by company's lawyer, confirm तो नहीं, anticipated होना चाहिए था। So NL should disclose the recoverable damages at contingent asset giving the brief nature of event and estimate of financial effect, that is inflow of 24 million। चलिए माय डियर आगे पढ़ें। हाथ खड़ा करें जल्दी, हाथ खड़ा करें यार, बस ना यार, अब इतना ना सोचे ना, उसमें से क्या निकालना है। हाथ खड़ा करें जी, वेल डन वेल डन। हाँ जी, एक्सेलेंट। एंट्री कर दें, अमाउंट बताओ, बस 30 मिलियन की एंट्री कर दें। ऑन 15 अगस्त 16, IAS 10 भी तो लगाना था थोड़ा सा, ये ऐसा भी बोल दिया करो। ऑन 15 अगस्त 16 एक 5वां सफा खोलने लगे हैं जिसके ऊपर जो है वो ये बना हुआ है, दिमाग है या लस्सी है। अच्छा जी, 15 अगस्त 16 को, अब ढूंढे कौन सा सफा था, अब इनको मिलना नहीं है। अब इनको वो वाला, लो इधर भी सोल्यूशन खुल गया, इधर भी सोल्यूशन खुल गया, वन नोट ही पागल हो गया है। इतने सफ़े खुले हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, अच्छा वैसे एक चीज़ है, सीए पढ़ते पढ़ाते जो है ना, ये ज़रूर हो जाता है कि घर वाले अक्सर कहते हैं कि हम आपसे पूछ कुछ और रहे हैं और जवाब कुछ और आ रहा है। आप लोगों के साथ भी होता है कभी कभी, पता नहीं दिमाग कहीं। अच्छा जी चलो छोड़ो यार, आप बताएं, डिसीजन ऑफ कोर्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज एन, इतना सा भी लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि IAS 37 मेन चीज लिखनी है, लेकिन ICAP इतना सही लिख रहा है, वैसे ज्यादा लिख के आना, बिकॉज इट relates to circumstances that existed at balance sheet date, therefore it is an existing event. Further, claim to the extent of ₹30 is नहीं accepted by, नहीं accepted by नहीं लिखना, is awarded by court, is ये कोर्ट ने अवॉर्ड कर दिया हमें, is awarded by court या is decided by court in our favor, therefore it will be taken as virtually and it will now be recorded as an asset at ₹30 million, receivable debit, income credit. Since this is an adjusting event, the court decided award compensation 30. After the court's order, recovery of 30 million is virtually certain. Whether it is no longer a contingent asset. चलो ये लाइन तुमने लिख दी स्टोरी लंबी करने के लिए। It is no longer a contingent asset and it should now be recorded as an asset या receivable.
डन। तो पहले केस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी लेकिन हमारे खिलाफ केस हो रहा था, और इस केस में भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं लेकिन हम किसी के खिलाफ केस कर रहे हैं। कितने लोगों को ये दोनों पैराज ए और बी पूरा पूरा साथ साथ समझ आया था खुद पढ़ते हुए? ओके, दैट्स नाइस। अब ना हम बड़ी तरतीब से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जिस रिदम के अंदर मैं आपको करा रहा हूँ उसी रिदम में ये ज़रा नोट्स पे नोट करना है। पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, बस पास्ट पेपर लिख देंगे वो काफ़ी होगा। आप पास्ट पेपर का आप ये वाली एडजस्टमेंट करें माय डियर। 4 की 3 बन रही है ना, 4 की 3। इट इज दैट टाइम जो मैं कह रहा था, अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा स्विमिंग का। अब मच्छी मुच्छी हाथ में आई वो भी फड़ ले हो स्विमिंग करते हुए, उसको भी नहीं छोड़ना आप। अब बी कॉन्फिडेंट, अब अपने डूबने की टेंशन नहीं, अब मच्छियां पकड़नी है हमने। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें माय डियर, हाथ खड़ा करें। समवन इन क्लास प्लीज रेज दी हैंड्स, रेज दी हैंड्स माय डियर, रेज दी हैंड्स। जी बताएं। 2 मिलियन की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में एक फतवा आ गया। एनीवन और कुछ कोई कहना चाहता हो? ठीक है, चलें जी। IS 10B लगेगा, चलिए मैं वो देखता हूं फिर। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2017। ईयर एंड के बाद की कोई डेट हुई तो IS 10B इंशाल्लाह लगा देंगे। हमारा साल खत्म होने से 20 दिन पहले एक वर्कर ने हमारे खिलाफ केस किया जिसमें उसने 25 लाख मांगा है और उसने ये कहा है कि हमने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए थे। 31 दिसंबर 2017 की रात को लीगल एडवाइजर को हमने जब फोन लगाया तो उसका ख्याल है कि रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट वर्कर को पैसे देगा। अभी तक तो ये जहन में आ रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट वर्कर को पैसे देगा। द केस इज स्टिल पेंडिंग। ओह रियली रियली सॉरी, मैं सवाल की पहली लाइन पढ़ाना आपको भूल गया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 15 फरवरी 18। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मार्च अप्रैल हो ही जाता है आराम से, 3-4 महीने लग जाते हैं। इस दिन का मतलब ये होता है, ये पॉइंट अब आई के बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहा है, हर सवाल के शुरू में ये लाइन उसने डाली होती है। इस दिन का मतलब ये होता है कि आप इस दिन खड़े हो, बस इस दिन खड़े हो कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हो। इस लाइन का ये मतलब होता है। अब इस लाइन का मतलब है द केस इज स्टिल पेंडिंग ऑन 15 फरवरी। इस लाइन का ये मतलब आप लिखें, द केस इज स्टिल पेंडिंग। अब स्टिल का क्या मतलब है? स्टिल में तो पता नहीं किस दिन स्टिल हुए हैं, खड़े किधर हैं? अच्छा, टुडे 15 फरवरी एज्यूम कर लो तो केस इज स्टिल अच्छा, the case is still pending. However, ML's legal advisor now believes that there is 40% chance that court would award compensation to the 40% chance that court would award compensation to the worker. कौन सा चांस है? लो चांस है कि कोर्ट वर्कर को कंपनसेशन देगा। मुझे तो लगता है लॉयर की राय ही 1.5 महीने में बदल गई है। 1.5 महीने बाद लॉयर की राय बदल गई है। लॉयर की राय बदलने की कई रीजंस होती हैं। कई दफा जज साहब किसी और के बारे में फैसले सुना रहे होते हैं, वहां से हम देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कई दफा आप सर की हरकतों से देखने लग जाते हैं कि कल क्या होना है, और ये तो उसकी राय क्यों बदली है? कोई भी रीजन हो सकती है। मुझे बताएं IS 10 हमें क्या सिखाता है कि ईयर एंड की राय भी हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने से पहले की राय भी पता चल जाए, तो पुरानी राय पे कमेंट करके आए या नई राय पे? केस तो पिछले साल का है,
तो बेहतर है कि नई राय पे कमेंट करके आए। तो इसकी बेस में बताएं हम क्या करेंगे। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ, ये 40% अमाउंट पे लगाने वाला नहीं है, 40% चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन ऑफ 2 मिलियन। अब 2 मिलियन पे 40 नहीं लगाना, ये केस हारने वाला है या अमाउंट निकालने वाला है, तो इसलिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। IS 10 का टच देंगे बिल्कुल। कौन सा सवाल है? IS 10 states that if an entity receive information after the balance sheet date about a masla that existed at balance sheet date, it shall update the disclosures। असल में एंट्री नहीं करनी, इसलिए एक लाइन याद है हमने पढ़ी थी, अपडेट द डिस्क्लोजर्स, इट शैल अपडेट द डिस्क्लोजर। मेरे ख्याल से पहले जो लॉयर कह रहा था उसकी बेस पे डिस्क्लोजर भी नहीं बनता था। मुझे बताएं 31 दिसंबर को मेरी क्या राय थी? नो डिस्क्लोजर। 31 दिसंबर को मेरी क्या राय थी? नो डिस्क्लोजर। और 15 फरवरी को क्या राय बन गई है? डिस्क्लोज। इसलिए डिस्क्लोजर्स को अपडेट करें। अगर 31 दिसंबर को डिस्क्लोजर बना लिए हुए हैं जिनमें ये वाला डिस्क्लोजर नहीं डाला हुआ, अब इस डिस्क्लोजर को डाल दें। So that was more a testing of IS 10. It shall update the disclosure. In the light of above, ML is required to disclose the contingent liability. कितनी? अच्छा, अब 1% होती है केस हारने जीतने वाली, 1% होती है अमाउंट पे लगाने वाली। इसमें जो बेहतरीन सवाल है ना, वो ये वाला सवाल है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन 2 का 1। इसको बेशक लिख लें, हमने किया हुआ है पहले कि इस सवाल में दोनों परसेंटेज दी हुई थी। ये केस हारने जीतने वाली थी और ये अमाउंट पे लगाने वाली थी। ये केस हारने जीतने वाली थी और ये अमाउंट पे लगाने वाली थी। ओके, तैयार है माय डियर? देखें, एक कदू का एडजस्टमेंट तो फिर हमने भी ऐसे करवानी होती है ना, जिसमें थोड़ा सा जरा बच्चा, लेकिन ट्राई करें। पास पेपर क्वेश्चन 5 का C, बस पास्ट पेपर का रेफरेंस देते रहे, पेज नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं। जी, रेज योर हैंड्स। हाँ, यहां भी कुछ लिखा होगा, हम किस दिन खड़े हैं, लिखा हुआ है? नहीं, वो रिलैक्स रहें फिर यार। पहले प्रोविजन तो बनवा दो, फिर इन्वेस्टमेंट भी बनवा देना। पहले प्रोविजन तो बनवा दो। चलें, इस एडजस्टमेंट में मैं आपको गुंजाइश देता हूं, इसको अब दूसरी दफा पढ़ें जरा। इसमें थोड़ी है गुंजाइश, इसको दूसरी दफा पढ़ें आप। ठीक है यार, कभी 1-2 साल बाद ऐसी एडजस्टमेंट भी आती है, जरा सोचना पड़ता है। जी, माय ईयर एंड इज एंड स्टार्ट यकम जुलाई 16। ऑन यकम नवंबर 16
ऑन यकम नवंबर 16 एक नया लॉ लगा है जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल फैक्ट्रीज ने सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेना विद इन 5 मंथ्स। नवंबर 2, 3, 4, 5 कब तक? 31 मार्च तक आपने सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेना है। तो यकम नवंबर की डेट का कुछ नहीं करना, बस 31 मार्च डेडलाइन है, इस दिन तक आपने सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेने हैं। द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1.5 करोड़ रुपया वॉज ऑर्डर इन फरवरी 2017। यार वैसे पागल ही हैं, इतनी लेट जाके ऑर्डर किया है, जब इतना देर का लॉ आया हुआ था तो पहले जाके ऑर्डर कर देते। इतनी लेट जाके ऑर्डर किया। यकम नवंबर को हम दुकान पे गए हैं, यार वो सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए था। दुकानदार ने कहा तेरी मेहरबानी शहजादे, फरवरी के अंदर तू आया, इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं, हर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ, इतने सारी फैक्ट्रियों वाले तो मेरे पास पहुंचे हुए हैं, मेरे सबसे अच्छे सेफ्टी इक्विपमेंट है, तो मैं तुझे अप्रैल तक दे सकता हूँ। मेरे तो ख्याल से मैं इससे काफ़ी लड़ा हूँगा और इसको मैंने कहा होगा यार ये क्या तरीका है, मार्च तक मुझे दो किसी तरह। उसने कहा यार नहीं नहीं लेने तो ना ले, मेरे पास तो इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं कि मैं अप्रैल तक ही दे सकता हूँ। अब आपको भूख लगी हुई, आपने 9 बजे तक खाना खाना है, अब दुकानदार कह रहे हैं भाई सारी दुकानें बंद है, खाना मिलना ही 9:30 है, तो अब आप उससे लड़ तो नहीं सकते नहीं 9 बजे तक दे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसी बंदे के पास हैं और किसी और सप्लायर के पास नहीं गए तो बस आपको अब 30 अप्रैल तक इंतजार करें। क्या हो सकता है, महीने की पेनल्टी दे दीजिएगा हुकूमत को, क्या हो सकता है। तो ये इसने क्यों इतना बोंगा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, पहले तुम ये बताएं, इसने क्यों इतना बोंगा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है? क्या लॉ? जी बातें कर रहे हैं, एक्सेलेंट। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी ना, नहीं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, वरना मेरे तो ख्याल से इसको प्रेशर डालना चाहिए था फरवरी में जाके किसी पे भी कि यार फरवरी में मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मार्च तक मुझे चीज़ें तैयार करके दो। लेकिन इधर उधर गया होगा, लोगों ने नहीं तैयार करके दी होंगी, तो मजबूरन मैं सिर्फ किसको ऑर्डर कराया हूँ? जिसने मुझे कब तक सप्लाई करने हैं? 30 अप्रैल तक। तो मेरा ये सवाल था कि मार्च में लॉ आना है तो मैं क्यों उसको डिले कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, वो तो अगले बंदे ने चीज बना के देनी है। अच्छा वो हमारे से भी आगे दो हाथ निकला, उसने 30 अप्रैल की बजाय, अब मैं नीचे आता हूं, अब उसकी एंगल से बात करें, रेड लाइन मैंने लॉ के लिए बनाई थी, उसने कब तक देना था मुझे? 30 अप्रैल तक, और दिया कब? 31 जुलाई को। However, the supply delayed installation, supplier delayed installation till 31 जुलाई 2017। ऑन 5 अगस्त 17 हमें ठहरो ना, 5 अगस्त 17 हमें नोटिस आ गया है जिसमें हमें पेनल्टी मांगी है 16 लाख रुपए की, डेट इज 0.4 मिलियन ईच मंथ ड्यूरिंग विच वायलेशन कॉन्टिन्यूड। हाँ इस दिन तो इंस्टॉल हो गए हैं ना, तो वायलेशन तो अप्रैल में हुई है। अच्छा यार वैसे एक मिनट, हम हुकूमत को कह दें कि अप्रैल में तो हमारे से वॉल्यूशन हुई नहीं, क्योंकि अगले नहीं कहा था कि लेट मिलने हैं। हुकूमत कहेगी मेरा क्या मसला है इसमें, आप पहले जाके ऑर्डर कराते, आप इंपोर्ट कर लेते, आप ये कर लेते वो कर लेते, इसमें मेरा क्या मसला है कि आपको अगले बंदे से आपने लेट किए हैं, उसको एक्स्ट्रा पैसे देते, हो सकता है वो सारे ऑर्डर पीछे करके आपको ऑर्डर पहले ऑनर कर देता, इसमें हमारा क्या कसूर है। तो गवर्नमेंट अप्रैल की पेनल्टी मांगेगी। तो कितने रह गए सी, ऑन 5 अगस्त 2017 कंपनी, 5 अगस्त 17 का मतलब है वो IS 10 आपसे टेस्ट करें। ऑन 5 अगस्त 17 कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस, मसला तो पहले का ही चल रहा है, मसला तो हमारे साल का चल रहा है। तो द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 16 लाख रुपया 0.4 फॉर ईच मंथ। अब हुकूमत मेरे से मांग रही है, अल्लाह आपका भला करे, 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4, अप्रैल में जून जुलाई का 0.4 फॉर ईच मंथ ड्यूरिंग विद द वायलेशन कॉन्टिन्यूड। चलें जी बताएं जी, एंट्री एक्सपेंस डेबिट 1.6 वाले को ऐसे देखें, चलो ठीक है, मैं जुलाई वालों से बात करने लगा हूं। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ दिस 0.4 ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। भाई देयर इज नो पास्ट इवेंट फॉर दिस 0.4,
जुर्माने का ताल्लुक टाइम गुजरने से होता है। जुर्माने का ताल्लुक किससे होता है? I am recording this point 4 because the past event is violation of April. I will record this point 4 because the past event is violation for May. I will record this point 4 in provision because the past event is violation in June. Can I record this point 4 as a liability when this event will happen in future? No, I will not record ना, ये मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया हुआ जो हुकूमत से मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है कि मैंने जुर्माना देना है। खुदा के लिए इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ना समझिएगा, जिसमें आप फ्यूचर की लायबिलिटी बुक कर रहे हैं। वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। इट इज लाइक बिजली का बिल। अगर बिजली का बिल 4 महीने का पे नहीं किया तो उसका ताल्लुक वक्त गुजरने से होता है। तो बिजली के बिल का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है। इसी तरह याद रखिएगा जिंदगी भर जुर्माने का ताल्लुक भी वक्त गुजरने के साथ है। तो आई कैनॉट रिकॉर्ड पॉइंट 4। लोग पूछेंगे ये पॉइंट 4 क्यों तुमने लाइबिलिटी में डाला है? आप कहेंगे देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मेरे कंधों पे ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। वो कहेंगे व्हाट इज पास्ट इवेंट? आप कहेंगे नॉन कंप्लायंस दैट आई विल डू इन जुलाई। आगे से यू विल डू इन जुलाई, तो फिर पास्ट इवेंट कैसे हो गया? सो दैट्स व्हाई ये एक छोटी सी चीज थी, अगर किसी तरह समझ आ जाए तो बड़ा ही अच्छा है। तो पहली एंट्री बताएं क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। नेक्स्ट, it is high chance that this penalty will be recovered from supplier। काफी ज्यादा चांस है कि ये पेनल्टी किससे मिल जाएगी? Reimbursement will only be recorded when it is virtually certain. It is not virtually certain। इसको सिर्फ आप डिस्क्लोज करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिस्क्लोज। अच्छा, उससे कितना मिलना है? कौन कौन सा वाला जीरो? पूरा ही मिलना है, पूरा मिलने अल्लाह का शुक्र है। पेनल्टी विल बी रिकवर्ड, पूरी पूरी लेंगे उससे। पॉइंट फोर ही लेंगे। उससे कितना मिलना है ये जरा मुझे बताएं। यार अप्रैल का क्यों उससे मांगना है? पागल हो गए? अप्रैल का क्यों वो देगा? उसने तो अप्रैल में डिलीवरी करने को कहा था। जरा मुझे ब्लू पॉइंट देख के बताएं। यार ये अकाउंटिंग की बातें नहीं हो रही, ये जनरल सी बातें हो रही हैं। अगले पे मैं जुर्माना वो डालूंगा ना जितना अगले ने मेरे साथ किया है। आपको क्या फील हो रहा है? अगले ने क्या किया आपके साथ? 4 महीने कुछ किया या 3 महीने लेट किया है? तो उससे मैं मांगूंगा ये वाला पॉइंट 4, ये वाला पॉइंट 4 और ये वाला पॉइंट 4। लेकिन ऑब्वियसली कंटिंजेंट एसेट पॉइंट 8 पे डिस्क्लोज होगा, बिकॉज अगले वाला पॉइंट 4 की तो प्रोविजन भी नहीं बनाई, तो फिर इसका कंटिंजेंट एसेट भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सा जरा ताल्लुक लिख लें, बड़ा सा जरा लिख लें। अगले साल की पेनल्टी कभी भी इस साल रिकॉर्ड नहीं करनी। ये जरा रूल लिख लें कहीं, बेशक रूल लिख के ना, बोंगी है ना ये। अगले साल की पेनल्टी अगले साल अच्छा एक मिनट, जो अगले साल पे करनी है या जो अगले साल बनेगी? पे तो शायद ये 1.2 भी अगले साल ही करनी हो। अगले साल की बनने वाली पेनल्टी हमारे साल कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, यार इनमें से कौन सा लिख के आएंगे? 1, 2 और 3 में से? हाउ टू राइट डाउन? 1, 2 और 3 में से कौन सा लिख के आएंगे? 1, क्योंकि प्रोविजन बनानी है। वेल डन। 4, 5, 6, 7 में से कौन सा लिख के आएंगे? 6, क्योंकि कॉन्टिंजेंट बनाना है।
बनाने का मतलब एंट्री टाइप होता है डिस, तो बस 1 और 6 लिख के आना है। एज ऑन आवर ईयर एंड वी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी बिकॉज एट बैलेंस शीट डेट देयर इज अ, उत्ते देखो ना क्या, लेकिन इधर देखें, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर प्यार से कॉन्फ्रेंस लेके चलें। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट इज, ब्रैकेट के अंदर लिख के आएंगे या वैसे लिख के आएंगे, डेट इज नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स ₹1.2 एज चार्ज बाय गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। और आप लोगों के लिए जुलाई भी, आपके पेपर में आप लोग तो यही करा रहे थे ना। डेट कंपनी वुड रिक्वायर टू पे एज एडवाइज बाय लॉयर। बोंगी हर जगह नहीं ठोक के आनी, एज एडवाइज बाय आई का देखेगा लॉयर, केड़ा लॉयर, पागल ही होए। तो बोंगों की तरह नहीं लिख के आना एज एडवाइज्ड बाय लॉयर बिकॉज देयर इज इंजर एम्प्लॉई, इंजर इंजरी सफर्ड एक्सप्लोजन रटू प्रोग्राम। Therefore, a provision should be recognized of ₹1.2 million. Recovery of claim to the extent of ₹0.8 for the month of May and June is probable to be received. Therefore, as advised by lawyer, ना लिखाइएगा यार, खुदा के लिए यहाँ लॉयर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ उसने, बस हमें खुद ही पता चल गया प्रोबेबल है। लॉयर लॉयर लॉयर, यू आर अ लायर इफ यू आर राइटिंग डाउन लॉयर, सॉरी। A contingent asset would be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect. कौन सा पेपर है? We are deep down, मजे आने लगे हैं आप। As on 30 June 17, we should record a provision of 1.2 in relation to penalty for non-compliance of new law from Jakam April to 30 June. Because at the balance sheet date there is a present obligation in respect of a past event, non-compliance of law, NPL should disclose the penalty amount in। ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन का डिस्क्लोजर वैसे आईकेप देता नहीं है। अगर ये लाइन प्रोविजन के एंड पे डाल आया करें तो आपकी मर्जी है, हर प्रोविजन के एंड पे फिर ये लाइन डाल के आया करें, क्योंकि असूली तौर पे तो प्रोविजन को डिस्क्लोज भी करना होता है, असूली तौर पे तो डिस्क्लोज भी करना होता है। ये लाइन अब पता नहीं उसने डाली है या मैंने डाली होगी क्या है, तो अगर ये लाइन कभी डाल के आनी है तो फिर आज के बाद फिर हर सवाल में डालें, कोई मसला नहीं। प्रोविजंस को डिस्क्लोज भी करना होता है और प्रोविजन को रिकॉग्नाइज भी करना होता है। बहुत सालों बाद ये कोई एग्जामिनर आया था जिसने ये लाइन भी डाल दी। सिंस द रीइंबर्समेंट ऑफ पेनल्टी फ्रॉम वेंडर इज प्रोबेबल, द रीइंबर्समेंट ऑफ ओनली 2 months should be disclosed as a contingent asset giving brief nature of event and estimate of financial effect. And we cannot record a liability for a future event. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी है, ये कोई ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट ना समझिएगा इसको कि अगले सालों की सारी चीज भी डालें। अच्छा जी, छोटे पढ़ी, मुन्ने पढ़ी, रशीद पढ़ी, काकू पढ़ी। For the purpose of this question, you may assume that today is Jakam फरवरी 2020। साल खत्म होने के कितने अरसे बाद हम खड़े हैं? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, दीवाना ही होए। अच्छा जी, साल खत्म होने के 1 महीने 1 दिन बाद हम खड़े हैं, तो assume that we are sitting, assume कर लें हम सिटिंग है 1 फरवरी 2020 को। ओहो, सवाल देख के परेशान नहीं होना है, अंदर बोंगियां ही सारी। ओह इतना बड़ा सवाल सर, पहले पूरे सफ़े पे आया हुआ था, मैंने जाके देखा अगले सफ़े पे भी थोड़ा सा था, मेरी तो उधर ही जान निकल गई। अच्छा, डरा ना करें बुक से, चीज़ों से। नहीं सर, ऊपर से शुरू हुआ तो नीचे तक गया। यू आर दी फाइनेंस मैनेजर, शुरू में ही खुश कर दिया मुझे। यू आर दी फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडर लिमिटेड, यू आर असिस्टेंट। ओ साढ़े असिस्टेंट भी यार, ठीक है रखा हूं। हमारा ईयर एंड और हम खड़े कहाँ हैं?
यकम फरवरी को खलो जा भाईजान मुंह की होया अच्छा जी योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग भाई मैं बाजू स्वेटर के अंदर गई हुई है इसलिए नजर नहीं आ रही, तो टेंशन ले रहा है, सर्दी प्रोग्राम चल रहा है। प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। बल्कि कुछ बच्चों ने तो ऐसी टोपी भी पहनी होती है पीछे से बंदा खींचते पून। अच्छा, योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ही हैज ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन। इन मिड ऑफ 19 साल के मिड में हमने एक नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं जिनका नाम है चैम्प। हाइब्रिड वाले मोबाइल इस्तेमाल कर लें या मुराकबे में चले जाएं या क्लास ले लें या मैं जा रहा हूँ तो स्टोरी शुरू हुई है। अभी तो हम डीप डाउन गए हैं जहां मछली नहीं डॉल्फिन भी मिलेगी। अच्छा जी, ही हैज ब्रॉट, डायनासोर तो नहीं आ रहे ना, डायनासोर पानी में क्या करेंगे। ही हैज ब्रॉट द फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसिडरेशन। In mid of 2019, WL launched new model of laptops with the name Champ, which became popular among the customers. In November 19, WL started receiving complaints about incident of electric shocks. Oh, हाथों में लैपटॉप होता था और एकदम and excessive heating, टांगें जल गई. Some of these resulted in serious injuries to customer. बहुत सौ की टांगें जल गई. Several customer filed claims for damages. उन्होंने कहा भाई जान लैपटॉप 'ਚ ਹੀਟਰ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Several customers filed claims for damages with WL for injuries. और ज़ाहिरी बात है मीडिया में भी लोगों के घरों में जाना हुआ और लोगों ने बहुत पब्लिसाइज किया कि मर जाओ चैम्प ना खरीदो। चैम्प के हाँ लैपटॉप का नाम है। 1 दिसंबर को हमें भी हया आई और हमने चैम्प बनाना ही बंद कर दिया, उसकी सेल मादरत बंद कर दी, बनाना बंद नहीं किया, उसकी सेल बंद कर दी। हमने कहा इससे ज़्यादा कि और लोगों को इंजरीज हों, पहले तो संभाल लीजिए। WL conducted an inquiry which led to the conclusion that these incidents were happening because of charger. लैपटॉप में मसला नहीं था, सारी आग इसकी लगाई हुई है। ये जो चार्जर है सारी आग इसकी लगाई हुई है। WL conducted an inquiry which led to conclude these were happening because of defective charger. 25 दिसंबर को हमने अनाउंस कर दिया सारे कस्टमर्स को, बस अब कोई लफ्ज बोल दें यहां पे, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है। 25 दिसंबर को हमने अनाउंस कर दिया है कि आप लोग चार्जर रिप्लेस करा लें अपने, तो जिन्होंने कहा जी टांगा खराब हुई है वो देख लेते हैं नीचे, आप चार्जर रिप्लेस करा लें फ्रॉम 15 जनवरी। ये तो फिर IS 10 है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल से इवेंट तो हमारे साल हो चुके हैं ना, फ्रॉम तंजारन एंड ऑनवर्ड्स। 15 जनवरी उसके बाद आते हैं, जरूरी नहीं 15 जनवरी को सारे आ जाएं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं एक दिन आना। 15 जनवरी उसके बाद आते रहे। वैसे मेरे ख्याल से ना कुछ लोग फिर आ भी गए होंगे 15-16 दिनों में, और मुझे एक्चुअल पता चल गया होगा कितने लोग आए हैं, क्योंकि हम 15 जनवरी से उन्होंने आना शुरू कर दिया होगा और 1 फरवरी पे हम खड़े हैं, तो थोड़े से तो लोगों का मुझे अंदाजा हो ही गया होगा कितने आ गए हैं। On 25 December, WL announced that all customers can collect the replacement charger from 15 January and onwards from the WL's service center without any additional cost. तो एक चीज़ तो बड़े काम की मिल गई है। WL announced, नहीं अभी जो काम की मिली है वो बताएं ना मुझे। WL ने अनाउंस कर दिया है कि विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, कोई पैसे दिए बगैर बस आके मुफ्त में चार्जर लेके चले जाएं। सेल ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डेट, और फिर चैम्प को भी हम बेचना शुरू कर देंगे 15 जनवरी से। अब पता नहीं कोई खरीदे ना खरीदे, हो सकता है बंदर ही आगे खरीदें, अब इंसान तो डरेंगे खरीदने से। द सेल ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन सेम डेट एट अ रिड्यूस प्राइस, लेकिन ऑब्वियसली हम अब चार्जर तो अच्छे वाले ही डालेंगे। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है ये फैसला भी हो गया अम्मी अबू कमरे में बैठ के कि आने वाले को फ्री USB भी दी जाएगी फॉर कलेक्टिंग, जो आएगा ना इंशाल्लाह उसे गुड जेस्चर के तौर पे फ्री USB भी दी जाएगी। बताएं जी, वही ट्रक वाली एग्जांपल, इट हैज बीन इंटरनली, डिसीजंस आर नॉट अनलेस। भाई यही बात है, जो तो सवाल पे हाथ डाल देता है उसको चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो देख के पता ही मैनू तो स्टैंडर्ड ही नहीं पता चलिया केड़े तू आया है, मैं लीज समझदा रहा।
द मैटर वॉज रेज विद एने भी फारग नहीं सारा सी द मैटर वॉज रेज पश्तो वाले समझ रहे हैं हमारी बातें। अच्छा अच्छा आई वॉज सेइंग दैट वी वर नॉट टू मच फारग। अच्छा द मैटर वॉज रेज विद अ सप्लायर ऑफ चार्जर्स। अच्छा ये चार्जर इसका मतलब है होम ने नहीं बनाया हुआ, चार्जर किसी और इदारे ने बनाया। इसका नाम क्या है? बैटरी लिमिटेड। इसका मतलब है कि हम कौन है? वंडरलैंड जिनकी टांगें जली, कस्टमर जिनकी वजह से जली। मसला तो मुर्गी वाले में था, उसने टांगें ऐसी डालनी थी जिसकी वजह से बाराती फौत हो गए। द मैटर वॉज रेज विद द सप्लायर ऑफ चार्जर। अच्छा चलें जल्दी पढ़ें। डेट इज बैटरी लिमिटेड ऑन 20 जनवरी। ओहो IS 10 है ये केस हमारे साल के चल रहे हैं, इस तरह की डेटें देके हमें परेशान ना किया करो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ऑन 20 जनवरी BL एडमिटेड द फॉल्ट। BL ने ये गलती मान ली एंड एग्रीड। पता नहीं अब इससे आप क्या मतलब लेंगे, एंड एग्रीड। और उसने वादा कर लिया कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में तुम मेरे से चीजें खरीदो आके, फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम्हारी सोच है। नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर में तुम्हें जो परचेजेस किया करोगे मेरे से उसमें से तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। तो मुझे पता है कि ये बैटरीज मैंने गलत बनाई हैं, चार्जर सॉरी बैटरी लिमिटेड ने चार्जर गलत बनाए हैं। आपने अपने छोटे को बुलाया, छोटे ने छिक के 105(3) की प्रोविजन बना दी। बच्चे पेड़ ये क्या किया तूने? कहते भाई ये चीज़ें चूज़ें सर जमा जुमा करके ना मैं प्रोविजन बना छड़ी दी। उसने मशवरा दिया है कि प्रोविजन बना दे, मात्रत बनाई नहीं, प्रपोज किया है उसने। आपको पता है प्रपोजल फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो उसने प्रपोज किया है कि इतने की प्रोविजन बना दें फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। इसका फॉलोइंग ब्रेकअप है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस, चार्जर जो रिप्लेस होंगे, कस्टमर्स जो आएंगे उनको जो चार्जर देने पड़ेंगे वो 6.8 के हैं। रिप्लेस करने की चार्जर जो कॉस्ट आएगी 6.8। अच्छा होलसेलर रिटेलर्स को भी तो हमें चार्जर देने पड़ेंगे ना, क्योंकि हो सकता है हम ये खुद ना लैपटॉप बेच रहे हों, कुछ हमने कराची के अंदर मुल्तान में भी रखवाए हों, तो कराची मुल्तान वाले रिटेलर्स होलसेलर्स का फ़ोन आएगा कि यार वो जो हमारे पास अब लैपटॉप पड़े हुए हैं आप उनको भी रिप्लेस करके दे दें, कोई मसला नहीं। अच्छा और कुछ क्लोजिंग स्टॉक हमारे अपने पास भी पड़ा हुआ है जो अभी तक हमने बेचा नहीं। ये वो है जो कस्टमर्स को बेच दिया हुआ है, ये वो है जो होलसेलर रिटेलर्स को बेच दिया हुआ है, और ये वो है जो हमारे पास पड़ा हुआ है। बहरहाल ओवरऑल बता दें, इन तीनों को जमा करूंगा तो ये क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जर। और उसके अगेंस्ट रिकवरी कितनी होगी? यार ये तो बड़ी गड़बड़ है कि हमारा खर्चा इतना हो जाना है और तूने आगे से कितना देना है। चल तेरी मर्जी, हमारा खर्चा तो अच्छा खासा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी है हमारा खर्चा अच्छा खासा है, आगे तूने से लिफ्ट नहीं करानी। USBs भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देनी है, वो 5.8 की देनी है। इसके साथ क्यों नेगेटिव यूज़ करें, सबके साथ क्यों पॉजिटिव यूज़ करें? ये पेमेंट्स हैं, ये रिसीवेबल है और ये भी पेमेंट है। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट, ये कौन सी आ गई? अब जरा कहानी अगर सुनी थी आपने तो यार ये देखो ना यार, ऐसा तो ना करो भाई प्लीज प्लीज। सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज एंड सेवरल कस्टमर फाइल्ड क्लेम्स। ये वो वाले हैं ना जिन कस्टमर्स ने हमारे खिलाफ क्लेम कर दिए। कस्टमर्स ही क्लेम करेंगे ना, अभी होलसेलर रिटेलर्स ने तो आगे बेची नहीं चीज़ें, उनको तो हम फ्री में रिप्लेस करके दे देंगे। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर इंजरीज टू कस्टमर। इस सारे को इग्नोर करना है, ये लेऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इस सारे को क्यों इग्नोर करना है। हमारे शेयर की मार्केट प्राइस गिर गई है बाजार में। हमारे शेयर्स की ना मार्केट प्राइस, हमारी कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस गिर गई है बाजार में। हमारे शेयर्स कहाँ आ रहे होते हैं? हमारे शेयर्स तो शेयर कैपिटल में आ रहे होते हैं ना, शेयर कैपिटल के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे 10 मिलियन शेयर्स हैं 10 रुपए के, तो फेस वैल्यू 100 है। अब पता चले कि ये शेयर बाजार में जो है 7 रुपए का रह गया है, क्या करूं? नहीं माय डियर, इसकी तो है हमारे शेयर की प्राइस बाजार में गिर जाए, इससे हम तो कुछ नहीं करेंगे माय डियर। ये तो IS
37 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो अजीब सी बात है, हमारे शेयर की प्राइस गिर गई है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, हमारा नुकसान होगा वो अलग बात है, लोग हमारे बारे में ये कहेंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिसने मेरे शेयर खरीदे होंगे उसने IFRS 9 लगाया होगा, तो उसको परेशानी होगी कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं वो कम हो गई है। मैंने तो शेयर इशू किए हैं, ये तो फाइनल अकाउंट का टॉपिक है। तो मेरे शेयर्स की प्राइस, बस छोटी सी लाइन लिखेंगे, मेरे शेयर की प्राइस का गिरना मेरी बैलेंस शीट में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये तो ऐसे ही उसने बोंगी मारी है। मेरे शेयर्स की बाजार में कीमत गिर गई है। मार्केटिंग कॉस्ट मैंने इंशाल्लाह करनी है वैसे अगले साल, वो जो नेगेटिव पब्लिसिटी वगैरह होगी भी है ना, मार्केटिंग कॉस्ट करनी है, इसकी ज़रा लाइबिलिटी बना लें, माशाल्लाह छिक के रखें, बना लें ना, मार्केटिंग कॉस्ट करनी है अगले साल, मैंने इसकी लाइबिलिटी बना लें। मैं अगले साल यार मैंने सोचा हुआ बड़े एडवर्टीजमेंट लगाऊंगा, टीवी पे इश्तिहार दूंगा, बाहर निकलूंगा सड़कों पे, लोगों को बताऊंगा यार मेरे चैम्प। मैंने बहुत कुछ। भाई जो बंदा लाइबिलिटी इसको रिकॉर्ड करने को कहेगा, मैं उससे पूछूंगा 2 सवाल कि लाइबिलिटी किसकी तरफ है और पास्ट इवेंट क्या है। हाँ, अगर मार्केटिंग हो चुकी होती और पेमेंट ना की होती फिर लाइबिलिटी थी। अगर स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवा चुके होते और पेमेंट नहीं की होती फिर रीट्रेनिंग की लाइबिलिटी थी। तो मैंने बैठे बैठे सोचा अगले साल मार्केटिंग करूंगा, मैंने बैठे बैठे सोचा अगले साल चिमनी की लाइनिंग करवाऊंगा, मैंने बैठे बैठे सोचा है अगले साल एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल कराऊंगा। तो क्या मैं मार्केटिंग किए बगैर अपना बिजनेस बंद कर सकता हूं? यस। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रोविजन। क्या मैं कस्टमर को चार्जर रिप्लेस किए बगैर अपना बिजनेस बंद कर सकता हूं? नहीं, इसमें पास्ट इवेंट हो चुका है। क्या जिनके टांगों पे इंजरियां हुई हैं उनको पेमेंट्स किए बगैर बिजनेस बंद कर सकता हूं? तो मैंने कहा था कि वर्स्ट सिनेरियो सोच लिया करें कि क्या करें तो बिजनेस बंद हो जाए। मेरे ख्याल से मार्केटिंग किए बगैर अगले साल अगर बिजनेस बंद करना है तो कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो दिस एक्सपेंडिचर कैन बी अवॉइडेड। ये तो ऐसे ही उसने बोंगी मारी। अब इस तरह की वैसे 2-3 बातें हमने पढ़ी थी, रीट्रेनिंग और चिमनी की रीलाइनिंग वगैरह। और अगेन ना इसमें कोई पास्ट इवेंट है और ना इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व है। किसकी तरफ लायबल है? जिससे मार्केटिंग करवानी है वो तो अभी करवाई नहीं, इसकी कौन सी लायबिलिटी? अच्छा, अगले साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाने, क्योंकि हमने सोच लिया सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस हमने कम कर लिया, तो अगले साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाना है। अच्छा ठीक है, दोनों तुरंत। आपका क्या ख्याल है ये किस स्टॉक की बात कर रहा हो, जो पड़ा है या जो अगले साल बना के बेचना है? भाई बहस करें ना, ये आपके ख्याल से जो पड़ा हुआ है उसने बिकना है सस्ता, या जो बनाना है डिक्रीज इन जीपी फॉर 2020 के पूरे जीपी में डिक्रीज आनी है, क्योंकि 2020 में मैंने प्राइस कम करने का सोच लिया। नहीं यार, इसमें तो मेरे तो ख्याल से ये वही स्टॉक होना चाहिए जो आपने बनाना है। जीपी में 2020 में कमी आनी है, मेरे ख्याल से आईकेप भी इसी तरफ गया होगा। मेरा नहीं ख्याल ये बिला वजह हम फिट करें कि ये स्टॉक पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ पे तो ना जाएं। नो एंट्री नीड्स टू बी मेड फॉर डिक्रीज इन जीपी ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज शुड बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एनआरवी एडजस्टमेंट एट 31 दिसंबर 2019। लेकिन ये भी उनके लिए जो उसमें से पड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पड़े हुए तो दिस इज ओपन, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आप ये भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस भी इसमें लिख के आ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। इसमें आप नोट डाल के भी आ सकते हैं कि अगर ये पड़े हुए स्टॉक की बात हो रही है तो इसको एनआरवी से गुजार दो, और अगर ये पड़े हुए स्टॉक की बात नहीं हो रही तो फ्यूचर में जो जीपी में डिक्रीज आनी है वो चैम्प बनाना बंद कर दो, फ्यूचर में जीपी की डिक्रीज खत्म हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट हमने अगले साल पकड़े हुए, इस सवाल में पूरा कोई ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले साल के कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट हमने पकड़े नहीं, तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट तो इस सवाल में सिरे से है ही नहीं। अच्छा जी, अब भाई अल्हम्दुलिल्लाह
easily everyone in paper can get 70 to 80% marks in this question. हर कोई 70 से 80% मार्क्स इजीली ले सकता था क्योंकि बहुत सी चीजें उसने क्लियरली बताई हैं। अब मैंने चलो 50% कर लो। अब मैंने आपको कुछ चीजें बतानी हैं जो कि आपने बड़ी गौर से सुननी है, जो कि बड़ी गौर से सुननी है। मैं यहां पे खड़े होकर, इधर देखें भाई, मैं यहां पे खड़े होकर अगर आपको एक स्टेटमेंट दूं, मैं खड़ा यहां पे हूं कि कस्टमर्स ने मेरे खिलाफ केस कर दिए हैं 10 मिलियन के, मसला तो नवंबर से आना शुरू हो गया ना। कस्टमर्स ने मेरे खिलाफ केस कर दिए हैं 10 मिलियन के, 4 मिलियन के जनवरी में होने हैं केसेस मेरे खिलाफ, हो गए हैं, ये भी मुझे पता होगा एक्चुअल, क्योंकि मैं खड़ा किस दिन हूं। और देखा देखी बात फैल रही है, सारे कस्टमर टाइम पे आते नहीं, कुछ कस्टमर्स मेरा ख्याल है कि अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आते रहेंगे। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में आएंगे। इतने आ चुके ईयर एंड तक, इतने आ चुके ईयर एंड के बाद जिस दिन मैं खड़ा हूं उस दिन तक, और इतने आएंगे। मुझे बताएं कि क्या इन, अभी मैं प्रोविजन की बात नहीं कर रहा, मुझे बताएं इन तीनों का खर्चा बुक करूं या किसी दो का खर्चा बुक करूं? यार अजीब सी बात कर रहे हैं आप। ये है 31 दिसंबर, ठीक है। सवाल कहता है कि ऐसी, ये तो सवाल की बुंगी होती है। सवाल कहते हैं, मैं ना जगह फरवरी को खड़े होकर जरा तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं कि 4 लोगों की डेथ हुई थी हमारे साल, हमारे एम्प्लॉयज की, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से। एक के तो वर्षा आ गए, एक के जनवरी में आ गए, और मेरा ख्याल है 2 के भी आएंगे। अब मैं चलें सवाल पूछता हूं आपसे, आपकी क्या राय है? खुदा के लिए इसको पेनल्टी से कंपेयर ना करें। ये लोग वक्त गुजरने की वजह से नहीं आ रहे, ये वक्त गुजरने की वजह से नहीं आ रहे कि यार फरवरी आ गया चलो चलते हैं, कुछ हो गया है, चलो मार्च आ गया कुछ हो गया चलते हैं। भाई ये क्यों आ रहा है? पास्ट इवेंट। ये क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? अच्छा, मैं अगर ईयर एंड पे खड़ा हूं तो क्या मैं ईयर एंड पे खड़े होकर लॉयर से अंदाजा लगवाऊं? बिल्कुल लगवाऊंगा। और लॉयर कहेगा हाई चांस है 4 आएंगे। अब मैं कहूंगा यार मेरे ख्याल से 1 आया, चलो खैर है, एक ही की प्रोविजन बना लें। कहते हैं भाईजान नहीं, इस पे ना रहें, जो आए हैं उनको ना देखें। बताएं प्रोविजंस एस्टिमेट्स की बेस पे कैलकुलेट की जाती हैं या प्रोविजन जो एक्चुअल लोग आ जाए उनकी बेस पे कैलकुलेट की जाती हैं? एस्टिमेट की। रिलायबल एस्टिमेट का लफ्ज का मतलब क्या था? रिलायबल एस्टिमेट या एग्जैक्ट एस्टिमेट? रिलायबल एस्टिमेट पहले दिन से पढ़ रहे हैं तो प्लीज याद रखिएगा, इसको घर जाके पेनल्टी से कंपेयर करके मुझे कोई नया केस ना बना के आ जाइएगा कि आपने तो पेनल्टी में कहा था अगले साल की पेनल्टी रिकॉर्ड नहीं करनी, वो अगले साल की वायलेशन होनी थी, इस वजह से मैंने उसे इग्नोर किया था। इसमें हम इधर वायलेशन कर रहे हैं जो ये 2 आए। और मेरे ख्याल से अगर आपको पता चले कि एक बंदा ही अकेला था और उसी की डेथ हो गई है और आप इधर उधर फोन करके पता कराएं, पता चले उनका कोई ना नानके हैं ना उनके दादके हैं, तो ठीक है, आप बिल्कुल अंदाजा लगाएं कि आना ही एक है।
इससे मैं मना नहीं कर रहा, आप अंदाजा लगाएं एक आना है 4 नहीं आने, इससे मैं मना नहीं कर रहा। आपने 3 की लायबिलिटी बुक करनी 3 की करें, कोई मसला नहीं। तो इसमें मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप रिलायबल एस्टीमेट खुल के लगाएं, लेकिन ये ना कहें कि जो हमारे साल आ गए और जिस दिन सवाल वाले ने हमें खड़ा किया या वहां तक आ गए तो यही प्रोविजन होती है। प्रोविजन का मतलब है देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अल्लाह का शुक्र है चारों की तरफ से है, लेकिन अगर एस्टीमेट में पता चलता है कि एक बंदे ने आना ही नहीं, नेवर आना है, तो ठीक है लाइबिलिटी बाद में चेंज हो जाएगी प्रोविजन। बाकी वो 2 आ जाए, पता चले उसका एक बेटा निकल आया, वो आ गया, वो ठीक है, 2 पैसे, फिर कोई मसला नहीं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइबिलिटी किस चीज की बुक होती है। जो लोग हमारे साल आ गए या जो जिस दिन मैं खड़ा हूं उस दिन तक आ गए या जिनके आने का चांस है, सबको लपेट के लाइबिलिटी में डालें, सबको लपेट के लाइबिलिटी में डालें। अच्छा, वैसे मैं इनको ये नहीं कह दूंगा यार तुम लोग, मैं इस दिन खड़ा था, तुम लोग तो थोड़ी देर बाद आए हो, कहेंगे पुत्र लत्ता वेख। नहीं नहीं, मैं इस दिन खड़ा था, तुम लोग क्यों बाद में आए हो? मैं इस दिन खड़ा था, सवाल इस दिन करा था मैं, मेरे सवाल के बाद आए हो तुम। वो कहेंगे पुत्र नवंबर च मैं सानू लैपटॉप, तो वो तो हमारी ये कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। दैट्स व्हाई बीइंग अ प्रूडेंट मैन आई शुड रिकॉर्ड द फोरसीन लॉसेस बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ओके, असल में ना अभी तक वो पता है आपको घुमा कहां रहा था? अभी तक वो आपको ना सिर्फ घुमा रहा था जो आ गए हैं। अभी तक देखें वो आपको कैसे घुमाता था। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, पेज 381 आपको खोलने की जरूरत नहीं, ये एक दिन कहीं और डलवा के मैंने सवाल कराया था। अभी तक वो पता है क्या करवाता था? कहता था कि 7 आ गए हैं हमारे साल के अंदर और 3 और आ गए हैं अगले महीने। तो आप मुझे कहते थे ठीक है सर IAS 10 लगा दें, आपने पढ़ाया नहीं हुआ था इस वक्त IAS 10, लेकिन आ गए हमारे साल 7 और हमारे साल के बाद आ गए 3। तो मैं शायद इस सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ कि मैं जुलाई में खड़ा हूं, लेकिन उसने बता दिया जुलाई में इतने आ गए। तो इसमें यह नहीं लिखा होता था कि इन अगस्त और सितंबर इतने आने की उम्मीद है। आज तक किसी सवाल में ऐसा लिखा नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज के बाद अगर ऐसा भी लिखा आया तो जो आ गए जून में, जो आ गए जुलाई में, और जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जब मर्जी आएंगे, उन सब की तरफ लाइबिलिटी मैंने आज बुक करनी है, क्योंकि एक्सप्लोजन कब हुआ है? हमारे साल। तो लोगों के आने की बेस पे अंदाजा लगाया जाता है यानी उनके फिजिकली आने की बेस पे, यानी कि एक बड़ी डीप डाउन बात पूछूं मैं आपसे, क्या लायबिलिटीज बुक होती हैं इस डेट तक या लोग आ गए, या जो ऑथोराइजेशन की डेट तक लोग आ गए इनकी तरफ लायबिलिटीज बुक होती हैं, या जो आने हैं सबकी तरफ लायबिलिटी बुक होती है? एक्सेलेंट। बैलेंस शीट डेट तक 3 आ गए, किसी कॉलेज ने अपना ऑनलाइन सिस्टम क्रैश कर दिया, अब ऑनलाइन सिस्टम जानबूझ क्रैश हो गया, बाद में उनका रिकवर नहीं हो सका, तो 4 स्टूडेंट्स इधर आ गए, 15 स्टूडेंट्स ऑथराइजेशन तक आ गए, तो 100 स्टूडेंट टोटल हैं। तो स्टैंडर्ड कहते हैं लगाओ अंदाजा और कितनों ने आना है। ये बात नहीं है कि आप बाकी आएंगे नहीं, बाकी अगर लेट आए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तुम लेट आए हो, तो कहेंगे पुत्र सिस्टम क्रैश इधर किया था, चलो बाहर निकलो। तो ऑब्वियसली ये होगा ना। सो आई होप अब डीप डाउन जाके आपको सी में कुछ चीजें मिल रही हैं, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह इसको अब हम लगाया करेंगे। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को मैं किसी और सवाल में करा के फिर इस सवाल की तरफ वापस आने लगा हूं, इसी कॉन्सेप्ट को किसी और की तरफ करवा के। क्वेश्चन 4 का 4 पढ़ के जो बच्चा मुझे अमाउंट बता दे मैं उसको सलूट करूंगा। छोड़ें यार, इधर से देख के पढ़ लें, हाथ खड़ा करें। ये वाला सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बेहतरीन है जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया है। हम खड़े किस दिन है यार, ये जरा देख लेना। 15 फेब को।
पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ लिया तो हाथ खड़ा कर दें, बाकी लोग पढ़ लें। अच्छा, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना इसमें, देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। नवंबर में एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एन ऑप्शन ऑफ अर्ली रिटायरमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 10 लाख। बुजुर्गों को हमने कहा है प्लीज़ आपने रिटायर तो 60 साल की उम्र में होना है, लेकिन अब जाएं। बहुत से जवान लोगों के सीवी आ गए हैं हमारे पास, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ काम किया बड़ा अरसा, 10-10 लाख रुपए पकड़ें और जाएं। सारे बुजुर्ग तैयार हो गए। तो मिसाल दे रहा हूँ, 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बुला के हमने साइड पे बुलाया, खाना शाना खिलाया उनको, जो है वो खाना खिलाने के बाद उन्हें कहा है कि आप लोग ना, अच्छा माय डियर द प्लान वाज ऑफर्ड, बस उन तक कम्युनिकेट हो गया है। प्लान वाज ऑफर्ड का मतलब समझें, हमने अ प्लान वाज मेड इन साइड नहीं लिखा हुआ, प्लान वाज, उनको हो गया प्लान, अब आप मुकर नहीं सकते। आप कोई बाबा जी आएंगे 51 साल वाले कि मैंने कड्डो 10 लाख दो, देना पड़ेगा। तो कोई बच्चा ये ना समझे क्लास के बाद आके कोई टीम बना के आया हो, ये तो प्लान था ये तो, और पुत्र अगे भी पढ़, प्लान वाज ऑफर्ड, जवाब डंके की चोट पे दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, मैनेजमेंट का ख्याल है कि 25 बुजुर्ग आएंगे, बाबा वाज नॉट राइट टर्म, बड़ों को, मैनेजमेंट का ख्याल है कि 25 बुजुर्ग आएंगे और 31 मार्च तक आ सकते हैं, 31 मार्च तक आ सकते हैं आप लोग, उसके बाद ना आइएगा, बस 31 मार्च तक डिसाइड करें ताकि हमें फिर पता चले। इसमें इसने लिमिट भी लगा दी, वो कोई मसला नहीं। 10 एम्प्लॉइज वैसे 31 दिसंबर तक आ गए थे, 10 एम्प्लॉइज 31 दिसंबर तक आ गए थे, और फर्दर 6 बाद में आए हैं। प्लीज बड़ा बड़ा लिखें टिल 15 फेब, बड़ा बड़ा लिखें टिल 15 फेब। मुझे कैसे पता चला होगा 6 बाद में आए हैं? मैं खड़ा 15 फरवरी को ना, सवाल कह रहे खड़े किस दिन हो जो। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई थी टिल 15 फेब वाली खुद ही? अच्छा चलो भाई, अब तो मैं आप पे ही रहूंगा। देखें इधर, इधर देखें, मेरा ख्याल है 31 मार्च तक 25 आने हैं, 10 आ गए, 6 फिर आ गए, बाकी कहां आएंगे 31 मार्च तक? इंशाल्लाह 31 मार्च तक कोई नहीं आएगा। नहीं यार, नहीं आएगा ना, मैं आपको लिख के दे देता हूं नहीं आएगा। आप कैसे लिख के दे सकते हैं नहीं आएगा? वो बुजुर्ग है, उन्होंने आ जाने, बुजुर्ग तो होता ही वो है, बुजुर्ग तो कभी भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, बुजुर्ग ने आ जाने। अच्छा ये वैसे बताएं, उनके पास अभी 1.5 महीना और है सोचने के लिए, बाकी बुजुर्गों के पास। बीवी को बुला के मशवरा कर रहे होंगे 10 लाख आ जाए तो गुजारा चल जाएगा बाकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बीवी कहेगी सोच के दसनी है मैं जरा, मेरे खर्चे डेली, मेरी रिमेनिंग लाइफ, इन्ने दा सूर इन्ने दी रोटी, चल नहीं जाएगा 10 लाख ले आ, जा छेती जा बाबे 10 लाख ले। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, मादरत मादरत, समटाइम्स ऐसी। अच्छा जी, आप बताएं कि यही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको काफी देर से देना चाह रहा हूं, 10 की लाइबिलिटी 10 की करें, 16 की करें या 25 की करें? 25 की। अच्छा, ये बहस इस पे हो सकती है कि 10 को खर्चे में डाल दें, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, बाकी की प्रोविजन बना दें क्योंकि साल के बाद है, या हो सकता है 10 को पेमेंट हो गई हो, सवाल ने कोई वाजे नहीं किया, वो जाके देख लेते हैं। ये अगली लाइन बताइए जरा इसका। अच्छा ये तो डिसाइड हो गया ना कि 10 और 16 को फारक करें, एंट्री किसकी करनी है? असल में 25 की तरफ लाइबिलिटी। मैनेजमेंट का एस्टीमेट कितना है? 25, उसमें से 10 आ गए और बाकी 1.5 महीना अभी बाकी है, तो उसमें जब ये लोग आएंगे तो कहेंगे कि तुम लोगों ने अनाउंसमेंट कब कर दी थी? नवंबर में, और ऑब्वियसली हमें देने पड़ेंगे ये पैसे, जान नहीं छुड़ा सकते हम। अच्छा ये तो नहीं लिखा हुआ उसने कि 6 आने के बाद हमारा एस्टीमेट रिवाइज हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि शायद टोटल 20 ही आए, ऐसा अगर लिख दे तो 20 कर लीजिएगा ऐसा। अच्छा आखिरी लाइन का मतलब बता दें हाथ खड़े करके। भाई स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें अब सही रूज पे चली गई हैं। कॉस्ट रिलेटिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट दिस पेमेंट, माय डियर एक्सेप्ट दिस पेमेंट,
हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल। अच्छा कहते हैं अगर इसके अलावा कोई कॉस्ट है ना रीस्ट्रक्चरिंग की, वो अल्लाह का शुक्र है मैंने रिकॉर्ड। अच्छा वैसे इसके अलावा हमने कोई कॉस्ट पड़ी नहीं थी आज तक जो रिकॉर्ड होने वाली होती है, ये ना रिडंडेंसी कॉस्ट है ना ये तो। हाँ ये रिडंडेंसी नहीं है, 10 लाख जाने वाले को देने, तो हमने सिर्फ रिडंडेंसी ही पढ़ा था क्योंकि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से नेसेसरी है और इससे फ्यूचर बिजनेस में फायदा। तो मैं आपको कोई ऐसी मिसाल और आज दे देता हूं जो रिस्ट्रक्चरिंग में आती है और प्रोविजन बनती है, लेकिन ऐसी मिसालें तो बहुत थी जो रिस्ट्रक्चरिंग में नहीं आती। दो को रोकना, फ्यूचर ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, ये तो प्रोविजंस में नहीं आती। लेकिन ऐसी मिसाल सुन लें जो रिस्ट्रक्चरिंग में आ सकती है। हो सकता है किसी लॉयर को हमने एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए बुलाया हो, तो उससे लमसम एग्री कर लिया यार आप 10 लाख रुपए आप ले लेना, तो आप सबकी एग्रीमेंट्स बना देना ताकि जाते हुए कोई एरर ना हो जाए। तो ये भी रिस्ट्रक्चरिंग की नेसेसरी कॉस्ट है, इससे भी फ्यूचर बिजनेस को फायदा नहीं आना। आज तक कभी ऐसी कॉस्ट आई नहीं पास पेपर में, लेकिन ये भी नेसेसरी कॉस्ट है क्योंकि इससे भी फ्यूचर बिजनेस को फायदा नहीं आना। तो कहते हैं अगर इस टाइप की कोई कॉस्ट है ना वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, सिवाय इस वन ऑफ पेमेंट के, सिवाय इस वन ऑफ पेमेंट के। और कई मिसालें हो सकती हैं। हो सकता है कोई 3-4 बुजुर्गों ने कोई लैपटॉप लिए हों, हमने उनको लीज पे लेके दिए हों, अब वो बुजुर्ग जा रहे हैं, वो लैपटॉप किसी काम के नहीं है, सिर्फ वही यूज कर सकते थे, तो हो सकता है वो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हों, अगली लीज के रेंटल जान देने पड़े। कहते हैं वो एंट्रीज मैं कर चुका हूं। कहते हैं तुम लोग रिलैक्स लो। कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग की जितनी बकाया एंट्रीज थी मैं कर चुका हूं, सिर्फ एक एंट्री रह गई है, वो किसकी है? वन ऑफ पेमेंट। और वन ऑफ पेमेंट जाके मुझे बताएं कितनी है। अच्छा कौन सा पास पेपर है ये? 4। और ड्रग कितों आ गई? 4। अच्छा 4। Announcement of restructuring plan to those employees who would be affected by the plan raises a constructive obligation. आगे लॉजिक लिख के आइएगा ना, because the plan was formally offered to the, according to restructuring plan management expects that 25 employees would accept the offer, so a provision/liability should be made for 25 million irrespective of employees who have already opted the scheme till now. कहते हैं till now जितने भी आगे हैं इस बात को भूल जाओ। till now 16 आए हैं ना, 10 ईयर एंड तक आए हैं 6। अच्छा ये पता है कि आप क्यों ऐसे मोंगियां शोंगियां मारता है प्रोविजन/लाइबिलिटी? क्योंकि वो कह रहा है कि कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि 10 तो आ गए हैं, ये तो कंफर्म है, बाकी वैसे 6 को भी लाइबिलिटी में डाला जा सकता है IAS 10 की वजह से, तो खींचतान के 16 को भी लाइबिलिटी में डाला जा सकता है, और बाकी का अनसर्टन है तो वो फिर प्रोविजन बना दो। तो बोंगी सी आई के आपने मारी है, प्रोविजन/लाइबिलिटी शुड बी मेड। प्रोविजन/लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो, प्रोविजन जो आने के रह गए हैं उनकी रिकॉर्ड कर लो, लाइबिलिटी सबकी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ज़्यादा डीप डाउन नहीं गया वो। लेकिन आज आके बताना ये था कि कितनों की रिकॉर्ड करनी है? 25 की। नोट कर लें ताकि ये प्रोविजन और लाइबिलिटी में फ़र्क पता चल जाए। लाइबिलिटी सर्टन होती है ना, प्रोविजन अनसर्टन होती है। सर्टन कितनों के बारे में हो गए हम? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आज का लेक्चर प्लान ना मैं आपसे मगरिब के बाद शेयर करूंगा। अच्छा जी, नाउ कम बैक। अच्छा भैया मैं ना बॉटम से चलना शुरू करने लगा हूँ, क्योंकि बॉटम वालों पे हमने डिस्कशन ज़रा ज़्यादा कर ली है, तो जो रिदम अभी बना हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। बॉटम से इसका तो मैंने आपको दिखा दिया है कि इसका NRV लॉस वाला भी दे सकते हैं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस वाला भी दे सकते हैं, मुझे इस पर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में कोई फिक्रा दे के आए। मार्केटिंग कॉस्ट इज येट नॉट incurred, so no provision will be
रिकॉर्डेड, या इस तरह दिया है देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर मार्केटिंग कॉस्ट सो नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा, कोई बोंगी ना मारिएगा कि ये लिखाएगा कि अगर मार्केटिंग अनाउंस हो जाती तो रिकॉर्ड कर देते। ये कोई इस तरह की चीज भी नहीं है कि अनाउंस हो जानी है। कि अनाउंस क्या मतलब, वो तो मार्केटिंग किसी से करवाएंगे तो लाइबिलिटी बुक होगी ना, तो इसलिए मार्केटिंग कॉस्ट की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी थी, सवाल पूछा हुआ है हाउ अबव शुड बी डेल्ट इन। रेक्टिफिकेशन तब होती जब वो कहता ही हैज मेड अ प्रोविजन, उसने प्रोविजन कर दी है, तो अब आप कहते दिस शुड बी उल्टा और बाकी को रिकॉर्ड करें जो मैं निकाल रहा हूं। तो इस तरह नहीं कहिएगा उसने बस प्रपोजल दिया है, उसके प्रपोजल को हम रिजेक्ट करेंगे, हम अपना शुड बी डेल्ट जैसे करना है वैसे बता देंगे। ओके बताएं जी, जल्दी जल्दी क्या करना है इसका। बुला लो भाई उसको, समी को। मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन दोज आर देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू इनकर मार्केटिंग कॉस्ट एट 31 दिसंबर, जिसको मैंने इंग्लिश में फिक्रा बोला था, नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर मार्केटिंग कॉस्ट बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, इसका कोई फिक्रा बनाएं कि हाइब्रिड में क्या हाथ खड़ा करें, हाइब्रिड में यार जाएं, फीमेल्स हाइब्रिड में कोई इशू है। अच्छा, हमारे शेयर की प्राइस गिर गई है, कोई फिक्रा इंग्लिश में बना दें अगर बात समझ आ गई थी। हमारे शेयर की प्राइस गिर गई है, देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नहीं आईएएस का जिक्र करने की जरूरत नहीं, पूरी अकाउंटिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो देयर इज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिक्रीज इन शेयर प्राइस ऑफ आवर ओन कंपनी, हमारे अपने शेयर प्राइस कम होने की कहां कोई ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। The loss would not be recorded because market value of company's shares is not reflected in the books of। क्या हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमारी बुक्स में आ रही होती है या हमारे शेयर्स फेस वैल्यू पे आ रहे होते हैं? हाँ, नए शेयर अगर इशू करें, वो 10 रुपए वाला 12 रुपए में कर दें तो प्रीमियम का अकाउंट खुल जाता है, लेकिन अगर बाद में उनकी कीमत भी कम हो जाए तो प्रीमियम अकाउंट को किताबों से खत्म नहीं करते। हम अपनी बैलेंस शीट में अपने शेयर्स सिर्फ फेस वैल्यू पे लाते हैं जमा प्रीमियम पे, वो बाद में कम हो जाए तो उस पे नहीं लाते। ओके चलें जी आगे, ये जरा पढ़ें सारे। एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट कितनी है? एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर इंजरीज टू कस्टमर, ये फिगर कितनी है? 25 पॉइंट। अच्छा, इसमें से 5.4 जनवरी में आ गए थे, जनवरी। अच्छा, जनवरी में पता है क्यों आए हैं? जनवरी वाले हमें पता है ना 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी क्लास चल रही है, मैं बताऊं। जनवरी में आ गए थे, जनवरी में असर की ब्रेक में जो जनवरी में आ गए थे, तो बताएं अब जनवरी में आ गए थे तो ये क्यों उसने मुझे कहा जनवरी में आ गए थे, क्योंकि मैं खड़ा कहां हूं? जकम फरवरी को, इसलिए मुझे उसने बताया कि जनवरी में इतने आ गए। जैसे पिछले सवाल में था ना 15 फरवरी को खड़ा हूं तो 6 और आ गए, एंड 10 अभी एक्सपेक्टेड हैं जो फ्यूचर में आने हैं। 10 कब आने हैं? फ्यूचर में। बाकी कौन होंगे फिर? एक्सेलेंट, बताएं बाकी कितने हैं? 10.5। हादसा कब का हुआ है? नवंबर का, नवंबर का। तो कोई तो आपको पता है होते हैं शहजादे, वो तो एक दिन इंतजार करते। तो बिफोर ईयर एंड कितने आ गए हैं? 10.5। अब अगेन उसी तरह की डिस्कशन हो सकती है कि इनको लाइबिलिटी में डाल दें और इसकी प्रोविजन बना लें, इस तरह की डिस्कशन हो सकती है। पता नहीं है भाई कि अपने शायद पूरे की प्रोविजन में डाला हो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस लाइबिलिटी प्रोविजन बुक करनी है। मेरा सवाल वहीं खड़ा है, मैनेजमेंट के मुताबिक एक्सपेक्टेड कितने हैं?
क्या ये एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। इसमें से कुछ आ गए, वो कितने आपने निकाले? 10.5। कुछ और आ गए, कितने? कुछ शायद आ जाएं, जो बिल्कुल शायद आ जाएं, उनके पास भी टाइम है। उनके पास तो इस सवाल में 31 मार्च तक टाइम नहीं, उनके पास तो अगले 5, 10, 15 साल तक, जब तक हमारा बिजनेस है, बल्कि जहां हम दुनिया में भी चले जाएं तो वो हमारे खिलाफ आगे केस कर सकते हैं अगले 100 साल तक। उनके पास ये टाइम अवेलेबल है। ये कोई टाइम की लिमिट नहीं होती कि किसी बंदे ने किसी को मारा था तो 5 साल के अंदर अंदर ही केस करना है। जहां जब मर्जी केस करें आप उठा के, हमारे कंधों पे ऑब्लिगेशन रहेगी हमेशा। तो इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है ना किन किन लोगों ने आना है, मुझे क्या पता। अच्छा जी, आप बताएं क्या करना है इसका, ये नोट करें पहले। हाँ, अगर एंट्री करनी हो इस तरह कर सकते, एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, छੱਡ दो मोबाइल, एज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस ऑफ फारक किस्म के चैंप, प्रोविजन ऑफ 25.9 शुड बी मेड। अब उसने प्रोविजन ही लिख दिया, इधर इधर स्लैश लाइबिलिटी नहीं लिखा। हर एग्जामिनर की अपनी मर्जी है, सही जिन्होंने लूट में चाहिए आई कैब ने। प्रोविजन ऑफ 25.9 मिलियन शुड बी मेड इन 2019 फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन एंड सेटलमेंट कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल क्लेम्स, ऑल 25.9, because at balance sheet date there is a present obligation respect of the filing of claim in 2020 would be considered as an adjusting event। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करें, उसको भी रिकॉर्ड करें। ओके, नेक्स्ट इसका क्या करें? कॉस्ट ऑफ यूएसबीज टू बी गिवन। ये तो आसान है, सबसे ज्यादा आसान है। इसमें तो ये लिखा है ना, ओहो, हाउ टू राइट डाउन। इसमें तो ये लिखा है ट्रक वाला, एक्सेलेंट। The obligation for payment towards USBs is neither a legal nor a, as a matter is still, नहीं अंडर कंसिडरेशन तो नहीं ना, ऐसे तो ना कहे ना, मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, एज अ मैटर इज स्टिल इंटरनली डिसाइडेड, स्टिल इंटरनली डिसाइडेड एंड येट नॉट अनाउंस, लिख दें आगे। देयरफॉर नो प्रोविजन एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। There is no legal and constructive obligation because no announcement। यार तू सही है, शॉर्टकट में सोल्यूशन दे आता है। सर पागलों की तरह लिखवाई जाती है इतना लंबा, तू सही है शॉर्टकट सोल्यूशन। चलो हम वही सर वाले याद कर लेते हैं, ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा लिख के आएंगे ना। अच्छा जी, हाइब्रिड में कोई मसला है तो हाथ खड़ा करें, नहीं है? ओके, आगे चले माय डियर। ये कितने हैं? 6 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट प्लस 4.14, और दूसरी तरफ कितने? मेरा खर्चा कितना होने? 14, और रीइंबर्समेंट 11.5। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे तो सिर्फ ये दोनों प्रोविजंस लग रही हैं। $4.9 तो प्रोविजन नहीं है। एक्सेलेंट, ये एनआरवी टेस्ट के लिए तो रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों की प्रोविजन है। नहीं, ये एनआरवी नहीं है, एनआरवी तो फिर पूरे लैपटॉप की होती ना। ये एनआरवी टेस्ट के लिए रेलेवेंट है। क्यों? ये 6.8 के लिए किसकी तरफ लायबल है? जो कस्टमर्स को बेच चुके हैं। 2.3 के लिए किसकी तरफ लायबल है? जो होलसेलर्स और रिटेलर्स को
बेच चुके हैं। 4.9 के लिए किसकी तरफ लायबल है? अपना स्टॉक ही सही करना है। इसको ना मैं कह सकता हूं कॉस्ट टू रिपेयर या कॉस्ट टू कंप्लीट, जो मर्जी समझ लें। ये कॉस्ट टू रिपेयर की फिगर है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। इस 4.9 को ये कह सकते हैं। अच्छा जी, आईकैप ने निहायत ही ब्लंडर मारा है। उसने फिगर्स ही नहीं टेस्ट की। उसको पता था ये बात ज़्यादा टेक्निकल हो जानी है ज़्यादा, इसलिए उसने फिगर्स ही नहीं डाली। उसने कहा प्रोविजन वुड बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट चार्जेस टू कस्टमर एंड होलसेलर एंड रिटेलर। चुप करके लिख गया, ये लाइन नहीं डाली उसने। कहता है बस सिर्फ प्रोविजन किसकी बनाओ? टू कस्टमर एंड ड्यू टू आ, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट कर दी थी 25 दिसंबर को। और अगली बात उसने क्या की? कॉस्ट ऑफ वुड बी कंसिडर्ड while calculating the we will compare the cost of closing stock with NRV। डेटा नहीं अवेलेबल ना, तो ये ऐसा करेंगे। आप बता दें इसको किधर डालें और इसको किधर डालें, जल्दी बता दें। इसकी प्रोविजन बना दें और ये एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट लिख लें या कॉस्ट टू कंप्लीट लिख लें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि थोड़ी सी बोंगी सी लगेगी कि इसको भी लायबिलिटी में डालें। हमारे अपने तरफ कोई लायबिलिटी होती है? मैंने अपना कैलकुलेटर सही कराना है, इसकी तो लायबिलिटी नहीं हो सकती ना। मैंने अपना कैलकुलेटर सही कराना है, मैंने अपना स्टॉक सही कराना है, इसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा जी, नेक्स्ट। रीइंबर्समेंट कितने? 11.5। अभी अगर फिर आपने ना ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर नहीं, फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी बात हो जानी है। कितना? 9.1। अच्छा, अब अगर आपने रिसीवेबल बुक करना है, ना 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 पुत्र, ऐसे नहीं। फिर अब आप फिर अगर मैदान में आए हो तो खुल के खेलो। 11.5 आपको मिलेगा इस सारे के अगेंस्ट। वो वाला हमारे वाले चार्जर भी रिप्लेस करके देगा। माने ना माने, हमारे वाले चार्जर भी तो रिप्लेस करके देगा ना। जो हमने कस्टमर को बेच दिए हैं वो वाले भी रिप्लेस करके देगा। जो हमने होलसेलर रिटेलर को बेचे हैं वो वाले भी रिप्लेस करके देगा। और जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो वाले भी रिप्लेस करके देगा। तो ये रिसीवेबल टोटल टाइप है। और मैं चाहता हूं कि मुझे बता दो तुम, मेरी प्रोविजन के अगेंस्ट कितना रिसीवेबल मैं बुक करूं। बट इट वॉज हाईली टेक्निकल, आईकैप ने ये फिगर नहीं निकाली हुई। 7.4 जितना भी है, 7.48, 7.5। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन तो यू कैन नोट इट डाउन। लेकिन एनआरवी की कैलकुलेशन मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसका बिल्कुल डेटा अवेलेबल नहीं है। ये कैलकुलेशन खींचतान के हो सकती है, करें। अच्छा, वैसे किसी को फीलिंग आ रही है कि ये 11.9 किसके अगेंस्ट है? बस एक लफ्ज लिखा हुआ है, रिकवरी फ्रॉम बीएल। ऊपर जाके देख लें रिकवरी उसने किसकी करानी है। एक मिनट, ऊपर जाके देख लें रिकवरी उसने किसकी करानी है। विद raised on 20 जनवरी he admitted the fault and agreed to only adjust the cost of defective charger। डिफेक्टिव चार्जर हमारे पास भी पड़े हुए हैं, डिफेक्टिव चार्जर कस्टमर के पास भी पड़े हुए हैं, डिफेक्टिव चार्जर होलसेलर रिटेलर के पास भी पड़े हुए हैं। तो सारे रिप्लेस कराएंगे, अल्लाह का शुक्र है, उससे उसकी जान ले लेंगे। चले बच्चों, अब रिलैक्स हो जाए, इंशाल्लाह आधे घंटे बाद मिलते हैं। हाँ, वो लिखा हुआ है ना यार, इसमें क्या दिखाने वाली बात है। रीइंबर्समेंट वुड बी रिकॉर्डेड इन 2019 बिकॉज इज वर्चुअली सर्टन। और साल के बाद भी उसने कहा है तो इट इज एडजस्टिंग इवेंट, वो कोई मसला नहीं। लेकिन रीइंबर्समेंट की अमाउंट नहीं उसने बताई। अच्छा, एक मिनट ज़रा मुझे रुक के बताएं, कितने लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लग गई हैं? ज़रा हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि आधे नंबर इस सवाल में मेरे इंशाल्लाह आ ही जाने थे? आधे नंबर
ये जो कॉस्ट ऑफ यूएसबी प्रोविजंस और ये सारा, अच्छा ये चीजें मुझे पता है, मैंने आज बताई हैं, ये मैंने आने वाले दिनों में बतानी है बार बार सवालों में, ये ऐसी कभी डिस्कस नहीं हुई थी, तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही नया दिया है, लेकिन बाकी चीजें तो सारी पुरानी वाली हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। पार्ट